नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 5 बड़ी खबरों में आपको पहली खबर बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई, जहां मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर आपको नीट एग्जाम से जुड़ी बताएंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तीसरी खबर आपको राजस्थान की बताएंगे, जहां लोकसभा चुनाव परिणाम पर घमासान जारी है। चौथी खबर उत्तराखंड से होगी, जहां प्लास्टिक कचरे से 1 करोड़ की कमाई नगर पालिका ने की है। पांचवी और आखिरी खबर आपको महाराष्ट्र से बताएंगे, जहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी तय हुई है और भूपेंद्र यादव को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की। पहली खबर में काशी में पहुंचेंगे मोदी। दूसरी खबर आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की फटकार एनटीए और केंद्र सरकार को। तीसरी खबर में कैसे हार पर रार बनी हुई है। राजस्थान में लगातार हार पर मंथन किया जा रहा है, जो 11 सीटों की हार मिली उस पर मंथन हो रहा है। और चौथी खबर में जहां उत्तराखंड में मिसाल पेश की है, लगातार फैले कचरे को बेचकर उसको रिसाइकिल कराकर 1 करोड़ रुपए पालिका ने कमाए। और पांचवी खबर जहां भूपेंद्र रिटर्न यानी महाराष्ट्र का जिम्मा भूपेंद्र यादव को सौंपा गया है। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। पहली खबर जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का आज दौरा प्रस्तावित है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। यहां वे मतदाताओं का आभार जताएंगे। 2014 के बाद से लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस प्रकार लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। और अपनी इस खास उपलब्धि को वे संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ बांटते दिखाई देंगे। पीएम मोदी के वाराणसी में करीब 16.5 घंटे गुजारने का कार्यक्रम है। वाराणसी से वे देश के 9.27 लाख यानी 9,27,000 किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। वाराणसी से हमारी सहयोगी अंतिमा सिंह फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। अंतिमा, प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचेंगे और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के बाद पहला दौरा पीएम मोदी का है, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और किसानों को बड़ी सौगात देंगे? जी, आपको बता दें कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ वो गंगा आरती देखेंगे, उस जगह घाट को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। और आपको बता दें ये उनका पहला दौरा होगा जब वो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे। और यहाँ पर वो किसान सम्मेलन में 17वीं किस्त भी रिलीज करेंगे। साथ ही आपको बता दें सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। और आपको बता दें इस कार्यक्रम के बाद वह गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। गंगा आरती में जब वो सम्मिलित होंगे वहां पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। और साथ ही उसके बाद गंगा आरती में सम्मिलित होने के बाद वह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में 5वीं बार सम्मिलित होंगे। यहाँ पर 55 मिनट तक रुकेंगे। वह 15 मिनट तक गंगा पूजन और मोदी मणि पर विराजेंगे। वहीं 40 मिनट तक आरती देखेंगे। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमौली उपाध्याय और 9 अर्चक पूजा करवाएंगे। 18 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में मौजूद होंगी। इस दौरान 10 क्विंटल फूलों से घाट को सजाया गया है। दीपों से जो है कि घाट को जगमग कराया जाएगा और इसके बाद वह बिहार चले जाएंगे। तो इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए बीजेपी के जो नेतागण है और साथ ही जो प्रशासन है, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री आगमन को लेकर पूरी मुस्तैदी बताए गए। और साथ ही रूट डायवर्जन भी कराया गया है। जहां से पीएम जाएंगे वहां के आगे पीछे जो रास्ते हैं वहां पे जो है कि रूट डाइवर्ट करा दिया गया। उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर तरह से पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के काशीवासी काफी उत्साहित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि तीसरी बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे और काशी वासियों का आभार व्यक्त करेंगे। जिस तरह से काशी में उनको जीत मिली है, काशी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। जी।
निश्चित तौर पर देखिए, तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के बाद पहली बार काशी दौरा और मतदाताओं का आभार पीएम मोदी जताएंगे। जिस तरीके से किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी, 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर होगी। कितना बड़ा संदेश भी कि पहली बार इस सरकार में नए प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार पीएम की शपथ लेने के बाद अगर काशी पहुंच रहे हैं और काशी दौरे पर पहुंचते ही किसानों को इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर करेंगे, तो कितना बड़ा संदेश भी काशी से देने की कोशिश की जाएगी। अंतिमा जी आपको बता दें, अगर यहाँ पर उन्होंने किसानों को 17वीं किस्त रिलीज करेंगे और उनको जो है कि पैसा देंगे, इसको लेकर के ये संदेश साफ तौर पे ये दिखाई देगा कि जिस तरह से वह बात करते हैं कहीं ना कहीं किसानों के हित को लेकर के, तो उनका पहला कर्तव्य बनता है कि काशी आने के बाद सबसे पहला काम वो अपने पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में करेंगे, उनकी किस्तों को रिलीज करेंगे, साथ ही किसान से संवाद भी करेंगे। तो इसका संदेश देश के कोने कोने में जाएगा, क्योंकि अपने संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर बहुत बड़े पैसों का जो है कि किसान को जो है कि किस्त रिलीज किया जाएगा, जिसको लेकर किसानों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान किस्त हमेशा तो जब जब समय आता है रिलीज करते हैं, मगर वह एक समय आया है कि अब तीसरी बार के प्रधानमंत्री के पद के बाद यह काशी वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात किसानों के लिए देने के लिए आ रहे हैं, जिसका संदेश देखा जाए तो लोगों में पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल अंतिमा, जिस तरीके से काशी का दौरा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया है। अब वहीं दूसरी तरफ कई चर्चाएं रही कि काशी और काशी के आसपास की सीटों पर और जो लोकसभा परिणाम आए उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर संगठन सक्रिय हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करते नजर आए। तो किस तरीके से एक नई शुरुआत भी बीजेपी यहाँ से करने की कोशिश करेगी? जी आपको बता दें कि वैसे तो पीएम के आगमन से पहले हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बनारस में आते हैं, उनके तैयारियों का जायजा लेते हैं। इस बार भी वो आए थे और 2 दिवसीय उनका दौरा रहा और उस दौरान उन्होंने पीएम के आगमन की सुरक्षा को लेकर के पूरा जायजा लिया और नए तरीके से नए सिरों से जो है कि अपनी सरकार अपनी कार्यकाल को संभालने के लिए पूरी जिम्मेदारी में से तैयार है। और साथ ही आपको बता दें, जो अभी इलेक्शन की बात आपने कहा, तो बनारस में जिस तरह से 2019 में उन्होंने 5.25 लाख वोटों से जो है कि जीत हासिल की थी और इस बार वह घटकर 1.5 लाख हो गया है। कहीं ना कहीं इसका पता लगाने के लिए बीजेपी अपने तरीके से पूरी तैयारी में है, क्योंकि किस वजह से ऐसे चीजों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यही चंदौली, बनारस से सटे चंदौली जिलों में भी बीजेपी को कड़ी हार देखने को मिली। अब इसके बाद भी उनको देखना होगा कि आगे चल के ऐसा कार्य किया जाए ताकि इस तरह का सामना दोबारा ऐसा न करना पड़े। इसको लेकर पूरी जोर शोर अपना रही है बीजेपी। चलिए ठीक है, मंथन का दौर तो जारी है, लेकिन आज स्वागत की भी पूरी तैयारियां हैं और आज मतदाताओं का आभार जताएंगे पीएम। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंतिमा आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 विवाद मामले में एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में किसी की ओर से भी 0.001% लापरवाही भी की गई है तो उससे पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बच्चों ने एग्जाम की तैयारियां की हैं और हम उनकी मेहनत को भूल नहीं सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला एक व्यक्ति भी डॉक्टर बन जाता है तो वह समाज के लिए और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, खतरा हो सकता है। इस मसले पर कांग्रेस और आप लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के पेपर लीक का मुद्दा गरमाता जा रहा है और केंद्र सरकार इस पर बैकफुट पर आ गई है। देश भर के छात्र इस लीक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब सबूत सामने है तो मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। यही नहीं, नीट एग्जाम को कैंसिल कर दोबारा परीक्षा कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। और इस बीच आज दिल्ली सहित पूरे देश में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एनटीए पर फटकार लगाई है, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जिस तरीके से नीट पेपर में धांधली का मामला देश भर में तूल पकड़ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कल्पना कीजिए अगर एक डॉक्टर भी ऐसा व्यक्ति आता है जो योग्य नहीं है, वो कितना हानिकारक समाज के लिए हो सकता है। 0.001% भी अगर लापरवाही है उसे दूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगातार सियासत भी गरमाई है और जो बच्चे हैं पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ ऋषभ, अगर बात करें नीट यूजी की तो नीट यूजी मामला अब गरमाता जा रहा है, जिसको लेकर अब लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। जैसे आम आदमी पार्टी लगातार
केंद्र सरकार के हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया, दिल्ली में भी जंतर मंतर पर जिस तरह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया, नीट यूजी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का जो लगातार आरोप है 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए आज एनटीए और केंद्र सरकार को दोनों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जरा भी लापरवाही अगर किसी की तरफ से है तो उसको दूर किया जाए। लेकिन इसको लेकर अब लगातार सियासत गरमाती नजर आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल लगातार केंद्र सरकार पे उठा रही है और आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू हो गया है। देखना यह होगा कि ये सियासत किस हद तक पहुंचेगी और जो सियासत की जा रही है नीट को लेकर, एक बड़ा सवाल है देश में शिक्षा को लेकर। शिक्षा के बड़े बड़े दावे देश में किए जाते, केंद्र सरकार ने जिस तरह शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी थी, लेकिन बात करें अगर नीट यूजी मामले में जिस तरह पेपर लीक होने का जो मामला है छात्रों में, उसको लेकर काफी नाराजगी नजर आ रही है, जोश नजर आ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत सरबराती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा, शुरुआत में तो जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्लीन चिट दे दी कि कोई भी धांधली नहीं हुई है, कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार कड़ी दर खुली और तमाम तरह की लापरवाही उजागर हुई है। चाहे पटना की तमाम वो आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने स्वीकार किया है कि पेपर को बेचा गया है, परीक्षा को लीक हुआ पेपर, तमाम तरीके से सबूत भी हैं। जो छात्रों का आरोप है कि परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जाती, क्यों मोदी सरकार इसको परीक्षा रद्द नहीं कर देती, तो क्या कुछ बड़ी समस्याएं इसमें आ रही हैं इरफान? और साथ ही क्या सुप्रीम कोर्ट की जो 8 जुलाई को सुनवाई होनी है उसका इंतजार करना उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या दखल देता है? जी हाँ ऋषभ, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई को सुनवाई होनी है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको लेकर अब छात्रों ने जिस तरह से मांग की है परीक्षा को रद्द करने की, परीक्षा रद्द करने के फिलहाल कोई ऑर्डर जो है पारित नहीं किए गए, किसी तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आए, लेकिन छात्रों का लगातार मांग यही है कि जो परीक्षा है उसको दोबारा से किया जाए। और फिलहाल जिस तरह काउंसलिंग का बड़ा मामला, काउंसलिंग को लेकर जिस तरह से बात उठाई गई थी कि काउंसलिंग पे फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे कोई आदेश नहीं आए। जांच के आदेश जरूर दिए है सुप्रीम कोर्ट ने, छात्रों में उसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बात करें अगर सियासी बात यह है कि सियासत लगातार नीट यूजी मामले को लेकर चरमराती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार सियासत भी गरमाई है और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली समेत देश भर में इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने की शुरुआत की है। देश के हर प्रदेश की राजधानी में प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सियासत गरमाई है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितना प्रेशर पड़ता है सरकार के ऊपर। और अगर लापरवाही है, अगर कुछ सबूत मिले हैं, तो क्या वजह है कि पेपर रद्द करने की जो मांग स्टूडेंट कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण दिया जा रहा है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सभी की निगाहें 8 जुलाई को लेकर है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 11 सीटों पर हुई बीजेपी की हार ने संगठन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व से रिपोर्ट मांगी है और शनिवार और रविवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंपी गई और इसी बीच प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को हार का जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व मंत्री और 7 बार विधायक रहे देवी सिंह भाटी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राठौड़ ने राहुल कसवा का टिकट कटवाकर पूरे चुनाव का माहौल ही खराब कर दिया, वरना पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती। भाटी ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने टिकट वितरण में मनमानी की है। न केवल चूरू से राहुल कसवा का टिकट कटवाया गया, बल्कि अन्य सीटों पर भी बेवजह दखल दिया गया। उन्होंने नाम लेकर कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने पूरा माहौल खराब कर दिया था। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, 11 सीटों का नुकसान यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हुआ, लगातार मंथन हो रहा है, रिपोर्ट भी भेज दी गई है। अब तमाम तरीके से भितरघात की खबरें सामने आई हैं कि भितरघात हुआ, उसके चलते ही ये परिणाम आए। क्या कुछ कहा जा रहा है? जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ पर ठीकरा फोड़ा गया है, देवी सिंह भाटी तमाम आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरह के कल की जो घटना आई है सामने, देवी सिंह भाटी एक कहने का मतलब एक कदावर नेता रहे हैं और पूर्व में मंत्री और 7 बार के विधायक भी रह चुके हैं। और जिस तरह उन्होंने कल राजनीति का वो काफी अनुभव भी रखते हैं, और जिस तरह कल उन्होंने बयान दिया है कि जो चूरू विधानसभा लोकसभा सीट थी वहां पे राहुल कसवा का टिकट काटने का जो मंथन किया गया पार्टी द्वारा, और उसमें राजेंद्र हाट जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं उनका हाथ बताया, और कहीं न कहीं जो हार का जो जिम्मेदार है वो राजेंद्र राठौड़ को बताया।
तो कुल मिला के कल की जो चर्चा हुई उस पे लेके पार्टी में खलबली मची हुई है और जो चर्चा है वो काफी गर्म है फिलहाल अभी। और इसी के मंथन को लेकर कल भजनलाल जो सीएम है भजनलाल शर्मा कल वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिले और सीएम से भी उन्हें मुलाकात हुई और जो हार की जो समीक्षा बैठक थी उसमें उन्होंने ये कहा कि जो 11 सीटें हमने गंवाई हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अंतर्घात है उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिला है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हाँ जी, बिल्कुल ऋषभ, बात यही है कि जिस तरह पहले आरएसएस के जो संघ ने जिस तरह कमेंट्स किए थे उसके बाद में जो अब देवी सिंह भाटी ने जिस तरह का बयान दिया है कल, तो सियासी सरमाई हुई है फिलहाल और देखते हैं आगे किस तरह अब पार्टी मंथन करती है। बिल्कुल, देखिए मंथन का दौर जारी है और इंद्रेश कुमार का बयान का जिक्र आपने किया और जिस तरीके से मंथन में कहा गया है कि भितरघात हुआ है या फिर जो आरोप लगे हैं, हालांकि विपक्ष को भी मौका मिल गया है तमाम आरोप लगाने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में इन दिनों देश और विदेश से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। भीड़ की वजह से स्थानीय लोग ट्रैफिक जाम समेत कई दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं और बाहर से आने वाले लोग हमेशा दिक्कतों में ही नहीं पैदा करते बल्कि कुछ फायदा भी करा देते हैं। यानी जो लोग बाहर से आते हैं वो परेशानी ही नहीं देते, कुछ फायदा भी करके जाते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि जोशीमठ नगर पालिका ने प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग के जरिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। जी हां, प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग के जरिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए गए। इस कचरे में मुख्य रूप से वे प्लास्टिक की बोतलें शामिल हैं जो पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद टूरिस्ट फेंक देते हैं। जोशीमठ नगर पालिका ने 3 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरे से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं और नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों ने चारधाम यात्रा से 3 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई का जिम्मा जोशीमठ नगर पालिका के पास है और फूलों की घाटी यात्रा के मुख्य पड़ाव की सफाई भी यही नगर निगम करवाता है और इस प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर कॉम्पैक्टर मशीन से ब्लॉक बनाकर इसको रिसाइकिल किया जाता है। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए 22 मजदूरों की ड्यूटी लगाई गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कई तरह का कचरा फैलता है जिसके साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जिस तरीके से नगर पालिका ने एक नए नजरिए से इसको सकारात्मक सोच के साथ जो रिसाइकिल प्लास्टिक की करवाई है, 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, बड़ा संदेश दिया है कि अगर उम्मीदें हैं और काम किया जाए सकारात्मकता के साथ तो परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है और जिस तरीके से लगातार सुर्खियां मामला बटोर रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि नगर पालिका के लिए? जी अवनीश जी। देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से देखा है, वहीं दूसरी ओर जो है पर्यावरण की बात करें तो देश विदेश के सैलानी आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, वो क्या करते हैं कि पूरा जितने भी चिप्स के पैकेट है, जो पानी की बोतल है और तमाम चीजें जो प्लास्टिक का कचरा है वो वहाँ पे फैला देते हैं, जिसको लेके पहले यहाँ पे आवाज उठी थी कि इसको जो है सुंदरता में चार जो ग्रहण लगाया जा रहा है, सैलानियों की तरफ पर्यावरण को खतरा हो सकता है। परंतु एक सबसे बड़ी पहल जो जोशीमठ जो है नगर पालिका ने की है, उन्होंने क्या किया है कि जो प्लास्टिक का कचरा है उसको इकट्ठा करके जो है उसको रिसाइकलिंग बना के ब्लॉकर बना दिया है और जिससे उनको 1 करोड़ की जो है राजस्व का जो है फायदा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। इसको लेके अब जो देश विदेश से सैलानी आ रहे हैं, उनकी जो आवागमन था, रोक टोक थी, उस पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो सैलानी आ रहे हैं उनसे हमारे को फायदा भी हो रहा है और दुकानों को जो है जिस तरीके से वो बिस्लरी की बोतल कहे या चिप्स के पैकेट कहे, तमाम चीजों को लेके अब उन पे इसका कहना था कि इनसे जो सैलानी आ रहे हैं ये हमारे लिए एक राजस्व का जो है जरिया बनते जा रहे हैं। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं और एक बढ़िया पहल भी यहाँ पर नगर पालिका की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां केंद्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे भूपेंद्र यादव के सामने महाराष्ट्र के बदले सियासी माहौल में बीजेपी के पक्ष की हवा बनाने की चुनौती है। यादव को फिर से महाराष्ट्र का प्रभारी बनाए जाने की बड़ी वजह है कि उन्हें राज्य की राजनीति की समझ है। राज्य के नेताओं से लेकर उनका केंद्रीय नेतृत्व से बेहतर समन्वय है और इसके अलावा यादव की महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से अच्छी ट्यूनिंग है। ऐसे में राज्य में भले ही स्थितियां बदल गई हो, लेकिन बीजेपी ने करीब 40 दिन पहले जिम्मेदारी सौंपकर संकेत दे दिए हैं कि महाराष्ट्र में पार्टी की जीत और नंबर 1 की पोजीशन उसके लिए काफी अहम है।
2019 के विधानसभा चुनावों में भी भूपेंद्र यादव ही महाराष्ट्र के प्रभारी थे। तब बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी। 5 साल बाद एक बार फिर से भूपेंद्र यादव को पुरानी भूमिका दी गई है और लेकिन राज्य में राजनीतिक हालात बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि यादव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव के साथ कितने सफल हो पाते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, 48 लोकसभा सीटों में से 31 पर इंडिया गठबंधन काबिज हुआ और बाकी की 17 सीटों पर यहां पर एनडीए को मिली है। लेकिन चुनौतियां जरूर हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सामने है और एनसीपी से भी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। जिस तरीके से भूपेंद्र यादव को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रभारी बनाया गया है, अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है, किस तरीके से ऐसी तस्वीर नजर आएगी और जो चुनौती मिली है क्या उस पर खरा उतर पाएंगे? देखिए ऋषभ, मैं बता दूं, जिस तरह से भूपेंद्र यादव को यहाँ पे प्रभारी बना के भेजा जा रहा है, 2019 में भी भेजा गया था, 105 सीट आई थी। 2019 का समीकरण अलग था, लेकिन 2024 का समीकरण कुछ अलग है। जिस तरह से पहले ताकतवर मानी जा रही थी बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ी थी, तो गठबंधन अलग था और उससे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की 288 सीट विधानसभा में आते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। और वहां पे इस तरह की तैयार, जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर होती चली जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव को जिस तरह प्रभारी बनाया, क्योंकि जिस तरह भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस की ट्यूनिंग है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव की पकड़ महाराष्ट्र में बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे स्तर पे काम पहले भी 2014 से करते आए हैं और 2019 में उनको प्रभारी बनाया गया था। उसको देखते हुए फिर से प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। लेकिन ऋषभ, ये भी सच्चाई है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया महाराष्ट्र में। अब पहले जैसी बीजेपी स्ट्रांग नहीं रह गई, अब विपक्ष स्ट्रांग हो गई है। और मराठा आरक्षण एक तरफ, ओबीसी आरक्षण और मराठाओं का वोट जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में फटा और मुस्लिम एक लाभबंद हो गए और एक तरफ से पूरी तरह से विपक्ष को सहायता दिया, तो उसको देखते कहीं ना कहीं अब बीजेपी की डगर बहुत मुश्किल हो चुकी है। अब शायद जिस तरह से बीजेपी परफॉर्म करना चाहती है शायद बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखना है कि भूपेंद्र यादव किस तरह से डेट को पूरा करेंगे, किस तरह से तालमेल लेके गठबंधन को लेके आगे चलते हैं। लेकिन जब साफ साफ क्लियर है कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी का पैर पसारना बड़ा मुश्किल हो गया। जिस तरह से बीजेपी सोची थी उस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो पुराने की तरह। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी जरूर सौंपी गई है, लेकिन जिस तरीके से नागपुर आरएसएस का गढ़ है, उनका घर है, वहां पर आरएसएस ही देश भर में आरएसएस कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रही है। और दूसरी तरफ जो भी परिणाम सामने आए हैं महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में, अगर इनका आकलन विधानसभा चुनाव के लिहाज से किया जाए तो 150 सीटों पर पहुंच जाती है इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं लोकसभा की कन्वर्ट अगर विधानसभा चुनाव में की जाए। तो इस तौर पर क्या कुछ बड़ी मुश्किलें अब बीजेपी को यहां देखने को मिल सकती है, जबकि एनसीपी से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तमाम तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है कि नाता तोड़ सकती है एनसीपी बीजेपी एनडीए का। तो क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी? इस समय बता दूं, विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है, अलग उसमें होता है और लोकसभा का अलग होता है। लोकसभा केंद्र के लिए लड़ा जाता है, तो विधानसभा जब इलेक्शन आता है तो मान के चला जाता है लोकल मुद्दों पे लड़ी जाती है, केंद्र के मुद्दे पे नहीं लड़ी जाती है। जब केंद्र के मुद्दे पे परफॉर्मेंस इतनी नीचे गिर गई, आरएसएस की आप कह रहे हैं हेडक्वार्टर अगर नागपुर है, फिर भी यहाँ पे लोकसभा सीट सबसे कम आने का कारण ये था। आरएसएस और बीजेपी का तालमेल कहीं न कहीं एकदम गठबंधन नहीं हो पा रहा था। जो तालमेल थे, जो उनके केंद्र के जो आरएसएस के लोग थे, एकजुट होकर जब लड़ा करते थे, तो देखिए 2014 और 2019 का रिजल्ट अलग ही था। और जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शायद इनमें अहम आ गया, घमंड आ गया, उसको देखते कहीं न कहीं आरएसएस अपने जब बैक गियर लगाई तो इनकी औकात दिख गई, जहां पे औकात शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस में फर्क आया और पता लग गया बीजेपी अकेले खड़े होने में क्या होती है। बिना आरएसएस के बीजेपी अधूरी है। और फिर बीजेपी के साथ जो गठबंधन है उनके संग तोड़ मोड़ किए, तो उससे लोग डर रहे हैं कि इनके संग जाएंगे तो बीजेपी हमें निगल लेगी। तो इसी को देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए भूपेंद्र यादव को बना के भेजा गया। भूपेंद्र यादव जमीली स्तर से महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसको देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन तोड़ फोड़ की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। देखिए जो भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, समस्याएं कम नहीं है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कैसे निपटारा करेंगे, कैसे इन चुनौतियों से जूझेंगे और फिर से वो परिणाम देंगे जो कि पिछली बार उन्होंने प्रभारी बनने के बाद दिए थे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।